मेरा नाम डॉक्टर मिताली वसावड़ा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं और मैं अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो विषय है PCOS। हम में से काफ़ी महिलाओं ने इसके बारे में सुना होगा, किसी को बोलते हुए या कभी डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने बोला होगा कि आपको PCOS है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुन लेते हैं और उसको सुना अनसुना कर देते हैं। उसके बारे में हम और जानकारी नहीं रखते हैं। ये जानकारी कहाँ से लें इसका हमको ज़्यादातर आइडिया भी नहीं होता है और फिर हम गूगल डॉक्टर बन जाते हैं। तो आज हमारा यही एक प्रयास है कि हम गूगल डॉक्टर्स न बने और आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे एक गायनेकोलॉजी और स्त्री रोग के से लगते हुए विषयों की। तो ये PCOS है क्या चीज़? तो PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि जो ओवरी है या जो अंडे की थैली होती है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो कि पानी से भरे हुए बुलबुले जैसे होते हैं। और ये सिंड्रोम क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हम आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पानी के जैसे बने हुए बुलबुले बन के नहीं रह जाते हैं, पर इन पानी से भरे बुलबुले में हार्मोन्स भी होते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं शरीर में स्त्री रोग के जो हार्मोन्स होते हैं उससे इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके पूरे शरीर में इसका आपको जो इसके इम्प्लीकेशंस है और सिम्टम्स होते हैं वो पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि सिर्फ स्त्री रोग से ही सीमित नहीं रह जाता है, पर आगे इसके और भी आपके शरीर पे रेपरकशंस हो सकते हैं, इंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये PCOS क्या है। ये हमने जाना, पर इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? हम कैसे जाने कि शायद हमको PCOS की तकलीफ है कि नहीं? तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ये चीज़ होती है जो आप महसूस करते हैं। साइंस वो चीज़ होती है जो हम डॉक्टर के तौर पे देख के आपको बताते हैं कि आपको ये साइन है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं जो आप महसूस करेंगे, वो सबसे कॉमन सिम्टम है मासिक स्राव का जो आना है वो अनियमित आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा तौर से जो देखा जाता है कि काफ़ी अरसे तक मासिक नहीं आता है। जो नॉर्मल साइकिल्स होती हैं 30 दिन के 35 दिन के आसपास की होती है, वो बढ़ के 45 डेज की मतलब 1.5 महीने की हो जाती है। किसी महिलाओं को जो अगर इस स्टेज पे इसको हम रोक नहीं देते हैं तो ये 2 महीने 3 महीने तक भी नहीं आती है। और इम्पॉर्टेंटली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दवाई लेते हैं तो ही मासिक आता है, नहीं तो मासिक आता भी नहीं है, जिसको हम विड्रॉल ब्लीड बोलते हैं। उससे ही ब्लीडिंग आता है, तो जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि इसकी वजह से फर्टिलिटी या तो बच्चे होने की जो क्षमता होती है स्त्री की, उसमें भी इंटरफेरेंस आता है। तो काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि स्त्रियां अनियमित पीरियड्स को लाइटली ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, पर फिर जब फर्टिलिटी का सवाल आता है, जब प्रेगनेंसी की ट्रायल चलती है, तब जाके ये प्रॉब्लम ध्यान में आती है। अनफॉर्चुनेटली तब तक ये थोड़ा और बढ़ा हुआ होता है तो उसको कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है और फर्टिलिटी में उतनी देर आनी शुरू हो जाती है। तो ये हुए इसके स्त्री रोग से मिलते जुलते प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि हमने बोला है कि ये सिंड्रोम है, जिसका मतलब कि शरीर के दूसरे अंगों पे भी इसका इफेक्ट आता है, तो इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि ये शरीर में मोटापा होने के जो चांसेस है वो बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं वो इस प्रकार के हैं कि शरीर में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये भी दिक्कत आती है कि आप अगर वेट लॉस के प्रयास करते हैं तो आपको ये वजन कम करने में भी दिक्कत पैदा करता है। आपका किसी केसेस में शुगर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी ये इंटरफेयर करता है, जिस वजह से आप डायबिटीज को प्रोन हो जाते हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए आप प्रोन हो जाते हो। तो ये सारी जो इसकी प्रॉब्लम्स है ये नॉट रिलेटेड, स्त्री रोग से रिलेटेड नहीं है, पर ये PCOS के भी चिन्ह हो सकते हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो कॉस्मेटिक हो सकती है, जिसका मतलब है कि शरीर पे मेल पैटर्न हेयर का उगना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप आपके मुस्टैच एरिया देखते हैं तो वहाँ पे मोटे बाल आना शुरू हो जाता है, दाढ़ी पे बाल आना शुरू हो जाता है, चेस्ट में ब्रेस्ट के बीच में बाल आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आमतौर पे मर्दों को होता है। दूसरा पिगमेंटेशन किसी महिलाओं को शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ
और यहाँ फोरहेड पे, इन जगहों पे ज़्यादा डार्कनिंग शुरू हो जाता है, अंडर आर्म्स पे डार्कनिंग शुरू हो जाता है, गले के ये फोल्ड में डार्कनिंग शुरू हो जाता है। ये सारे भी साइंस जब आप देखते हो तो ये भी कभी कभी पीसीओएस हो सकता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोटापा नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ स्त्री रोग से लगते जो पीरियड अनियमित होने के प्रॉब्लम है वो ही है, पर आप ओवरऑल लीन हो, आपको और चर्बी या मोटापे की दिक्कत नहीं है, जिसको हम एक नया एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं लीन पीसीओएस। इसका मतलब कि आप पतले हैं, आप मोटे नहीं हैं, फिर भी आप पीसीओएस के शिकार हो सकते हैं। तो अगर सिंड्रोम है तो मोटापे के साथ होता है, पर उसके बिना भी अगर आपको अनियमित रूप से मासिक आता है तो ये पीसीओएस डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों से आप पीड़ित हैं तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले, मोस्ट लाइकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे और आपकी जो परेशानी है वो आप उन तक पहुंचाएंगे। अब वहाँ पे क्या होना चाहिए? काफ़ी तौर पे हमने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, उनको दे दिया जाता है सर्टिफिकेट कि आपको पीसीओएस है, पर उसके लिए ना कोई जांच की जाती है, ना कोई ब्लड टेस्ट किया जाता है, ना कोई सोनोग्राफीज होती है, बस ऑफ हैंड पीसीओएस ऐसे करके लेबल लगा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये गलत बात है। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको पीसीओएस है तो उसके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, सोनोग्राफी में जो पानी के बुलबुलों की बात की हमने वो बुलबुले भी दिखने चाहिए, और ये जो बुलबुले हैं वो एक नहीं पर नॉर्मली दोनों अंडे की थैलियों में होने चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है तो वो किसी एक अंडे की थैली में ही सिस्ट बनाएगा, वो रेयर बात होती है। अब इसमें आपके साइकिल्स इरेगुलर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जो सिस्ट बनते हैं और जो पूरी हार्मोन की सिस्टम खराब हो जाती है, तो अंडे की थैली में से अंडे का निकलना और स्त्री बीज का अलग होना, ये जो प्रोसेस है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ पीरियड्स नियमित करने के लिए डॉक्टर के पास गए हैं तो नॉर्मली हम आपको हार्मोन की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार आपका डायग्नोसिस आ जाता है, सोनोग्राफी में दिखता है, ब्लड टेस्ट में दिखता है, तो आपको पीरियड्स रेगुलर करने की जो हार्मोनल दवाइयाँ होती है, एक तो हम वो शुरू करते हैं। अब ये हार्मोन दवाइयों की एक साइड इफेक्ट देखें तो ये हो जाती है कि जब तक ये चलती हैं तब तक मोस्टली ये दवाइयों से बच्चे होते नहीं हैं। जो हार्मोन्स के इंटरफेरेंस होते हैं उसकी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी आपको दे देता है। तो अगर आपको अभी बच्चे नहीं चाहिए तो परफेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन भी आपको मिल जाता है और पीसीओएस की ट्रीटमेंट भी आपकी साइड बाय साइड शुरू हो जाती है। पर अगर आपको बेबीज चाहिए तो आपका इंटेंशन डॉक्टर के पास जाने का अगर बेबीज है तब फिर हम लोग नॉर्मली आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार और आपका क्या गोल है उसके अनुसार पीसीओएस की ट्रीटमेंट आगे हो सकती है, जिससे स्त्री बीज मैच्योर होने के और उसको अलग होने की जो दवाइयाँ हैं, जो ट्रीटमेंट है, वो हम आमतौर पे शुरू कर सकते हैं। दूसरी कुछ दवाइयाँ पीसीओएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अज्यूम करती हैं, जो है आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाली, जो कि मेटफॉर्मिन है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है। इस दवाई का पीसीओएस में फायदा ये होता है कि आपका जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है हार्मोन्स की वजह से, वो रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ये डायबिटीज की दवाई नॉर्मली दी जाती है, और वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, ओव्यूलेशन ठीक से करने के लिए भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी का गोल है तो ऑल्दो ये रिलेटेड नहीं है पीसीओएस से, पर हम नॉर्मली फोलिक एसिड जो कि एक विटामिन है उसको भी शुरू करते हैं, ताकि इन केस प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और उस हिसाब से पीसीओएस ट्रीटमेंट ले रहे हो तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी सारे जो बाकी के टेस्ट हैं वो भी करने आवश्यक हो जाते हैं, ताकि हमारे पास एक पूरा पिक्चर आ जाए, तो हम एग्जैक्टली उसको वेइ इन करके बोल सकते हैं कि इसमें और आगे क्या हो सकता है, फर्टिलिटी में आपको बेस्ट फायदा कैसे मिल सकता है। तो ये हो गया ये बात। फिर आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका ब्लड प्रेशर का चेकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी बातें हमने डिस्कस की कि इस पे भी असर हो सकती है। सपोज आप अर्ली स्टेज पीसीओएस में हैं, आपको अभी इतना रश नहीं है कि बच्चा चाहिए ही या इमीडिएटली इसको नियंत्रित नहीं करना है तो भी चलेगा, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तब फिर आप एक बहुत इजी चीज कर सकते हो जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें वजन कम करना
और न्यूट्रिशियस खाना खाना जिसमें चर्बी की मात्रा कम हो, प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम हो, फाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें अगर हम लेना शुरू कर देते हैं जिसमें 5 टाइम्स दिन में आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल सैलेड सूप ये चीज़ें ले सकते हैं। और आप भले ही पतले हो पर फिटनेस के लिए, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को अपने दिनचर्या में जोड़ सकते हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। कई बार देखा जाता है सिर्फ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही है वो रुकना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप घर पे ही कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्या दवाइयाँ लेते हैं तो ठीक हो जाती है? तो नहीं। पीसीओएस जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, वो अपने आप ठीक हो सकती है, पर अगर नहीं होती है तो इसकी दवाइयाँ आपको कभी कभी लाइफ टाइम भी शुरू रखनी पड़ती है। जैसे एक बार डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है तो उम्र भर दवाई चालू रखनी पड़ती है, इस प्रकार से पीसीओएस में भी यही एक दिक्कत है। दूसरी बात कि इसमें इफेक्ट आने में आपको 6 से 12 महीने लग जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट के तौर से देखते हो, नॉर्मलाइज करने के तौर पे देख रहे हैं तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं इसको ट्रीट करके आपको नॉर्मलाइज करने में। लॉन्ग टर्म भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक चीज़ जो हमने देखी, फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकती है, हार्ट डिजीज को आपको प्रोन कर सकती है, शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ा सकती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकती है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो काफ़ी टाइम हम मिस करते हैं, वो ये है कि ये आगे जाके मेनोपॉज के आसपास आपको एंडोमेट्रियल कैंसर की जो शिकायत है उसके लिए भी प्रोन कर सकती है। तो इस बारे में आपको तब भी थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप पीसीओएस है, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ईस्ट्रोजन का प्रमाण है, उसका बैलेंस ठीक नहीं है। अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन का जब आप लंबे समय तक उसके शिकार रहते हो, तब आगे जाके गर्भाशय की जो लेयर है, अंदर की लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके सेल्स का कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे जाके आपको इसका भी ख्याल रखना है। इसके अलावा नियमित रूप से आपके पैप टेस्ट कराते रहना है। हर साल आपके जो रूटीन टेस्ट हैं और सारी चीज़ें हैं वो तो कंटिन्यू करनी ही है। पर पीसीओएस जो है वो अगर आप सतर्क रहते हैं, उसकी टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ये इजी चीज़ है ट्रीट करने में। 4 में से 1 महिला को पीसीओएस होता है। तो अगर आपको है तो आप यूनिक नहीं हो, रेयर नहीं हो, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, इजी टू ट्रीट है, पर समय सर इसको पहचानें और उसकी ट्रीटमेंट लें। तो આજે આપણે પીસીઓએસ ના વિષય ખાસી એવી માહિતી જાણી છે। એના કારણો શું છે, એના ચિહ્નો શું છે, માસિકમાં અનિયમિત રૂપે માસિક આવતા હોય તો એનું કારણ કદાચ પીસીઓએસ હોઈ શકે, વજન બહુ વધતું હોય તો એનું કારણ કદાચ પીસીઓએસ હોઈ શકે। એવી રીતે એની આપણે ઘણી બધી માહિતી લીધી છે। એના માટે આપણે ડૉક્ટરની પાસે જવું જોઈએ, એનું ડાયગ્નોસિસ કઈ રીતે થાય છે એના વિશે આપણે જાણ્યું અને એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે। એટલું જ નહીં પણ આગળ જતાં પણ પીસીઓએસ પ્રોબ્લેમના લીધે આપણને શું તકલીફો આવી શકે છે એના વિશે પણ આપણે આજે જાણ્યું। આપના આના વિશે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ સવાલ હોય, કોઈ હજી પણ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ગેરસમજો હોય તો અમને તમે અહીંયા મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો અને અમે એમનો જવાબ આપીશું। બીજી એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે જે મારે દરેક દર્શકોને કહેવી છે એ છે કે આપણી પાસે જ્યારે કોઈ તકલીફથી આવે, સાધારણ વસ્તુ છે કે ઘરમાં 2 માણસ હોય તો એકબીજાને પોતાની તકલીફની વાતો કહેતા હોય, કોઈ હેલ્થ ઇશ્યુ હોય તો આપણે શેર કરતા હોઈએ, ફ્રેન્ડ્સ હોય, ઘરની બીજી લેડીઝ હોય, હસબન્ડ હોય, બોયફ્રેન્ડ હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, એનીબડી। પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે આપણે અગર આપણી કોઈ જ્યારે સલાહ માંગે ત્યારે આપણે એમને દાદીમાના વૈદું ખોલીને એની સલાહ ના આપીએ, કારણ કે આપણું આમાં જ્ઞાન એટલું બધું નહીં હોય અને અમુક સમયે શું થાય કે આપણે અમુક એડવાઇસ સારા દિલથી આપીએ, એમનું ભલું કરવા માટે આપીએ, પણ એનાથી એ એટલો સમય વેસ્ટ કરશે, એમની ટ્રીટમેન્ટ એટલી મોડી શરૂ થશે અને એમને જે ફાયદો મળવાનો હશે ટ્રીટમેન્ટનો એ એટલો ઓછો મળશે। એટલે સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે જે ફિલ્ડમાં આપણે ડોક્ટર્સ જેટલું કદાચ આપણું જ્ઞાન ના હોય અને આપણે પણ કયું સાંભળેલી જ વસ્તુઓ આપણે આગળ ફોરવર્ડ કરતા હોઈએ કોઈ બીજાને, તો તે વખતે થોડીક આપણી બ્રેક મારવી જોઈએ અને એમને એડવાઇસમાં એ જ આપવું જોઈએ કે સારા ડૉક્ટરો અને તજ્ઞોને કન્સલ્ટ કરવા જોઈએ। ગૂગલ ડૉક્ટર બનવું ના જોઈએ। ડૉક્ટર્સ બહુ લાંબી ટ્રેનિંગ કરતા હોય છે અને એના પછી આપને આ બધી સલાહો આપતા હોય છે। તો બેસ્ટ આપણી પાસે જ્યારે ઓપ્શન હોય તો આપણે શું કરવા,
ખોટી સલાહ આપવી અને ખોટી સલાહ લેવી. એટલે આપણી પ્રાઇવેટ વસ્તુ કોઈની સાથે શેર કરવા કરતાં પણ અગર આપ ડૉક્ટર પાસે જાઓ તો તમને સચોટ સલાહ મળશે અને તમારે કોઈને તમારી વસ્તુઓ કહેવી પણ નહીં પડે, એટલે તમારી પ્રાઇવસી પણ જળવાશે. એટલે ડેફિનેટલી આઈ વુડ એડવાઇસ ગીવ એડવાઇસ ટુ ગો ટુ અ ડૉક્ટર. થેન્ક યુ.